जलाल खान कोर्ची, और ये वाकपटु था। अकबर को लगा यार इसको भेजूंगा तो शायद इसकी बातों में राणा प्रताप उलझ जाएं और शायद ये अधीनता स्वीकार कर लें। तो इनके राजा बनते यानी कि प्रताप के राज्याभिषेक के तुरंत बाद अकबर इनको भेजता है, और अकबर को ये था कि एक लेटर लिख के भेजता है कि राणा उदय सिंह यानी तुम्हारे पिता जो थे उन्होंने तो अधीनता स्वीकार करी नहीं, तुम कर लो यार। प्रताप ने क्लियर स्ट्रेट अवे जलाल खान कोर्ची को मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए सूरज पश्चिम से उग सकता है किंतु मैं तुर्क की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। जलाल खान कोर्ची बेचारा अपना समूह लेकर वापस गया। इसी बीच मान सिंह गुजरात विजय के बाद, सारनाल विद्रोह उसको दबाने के बाद बड़े ही उत्साह के साथ भैया राजस्थान के अंदर एंटर होते हैं। अकबर का मैसेज आता है कि एक काम करो, मेवाड़ होते हुए आना। अकबर उसी तुर्क मानसिकता के साथ राणा प्रताप के साथ मिलने के लिए जाता है, पर भैया भाई आप राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए थोड़ी मना सकते हो। और फिर वो आपने किस्सा सुना है कि कैसे अमर सिंह जी मिलने के लिए आते हैं मान सिंह से, और यहाँ पर अमर सिंह जी मान सिंह का बहुत भयंकर जलील करते हैं। जाते जाते मान सिंह को बोल देते हैं कि काम करना, अपने फूफा को भी लेके आना है ना, अकेले मत आना युद्ध के लिए, शायद अकेले तुम जीत वीत ना पाओ, फूफा आएगा तो ज्यादा शायद बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। खैर फाइनली अकबर को लगाया शायद मानसिंह भेज की गलती कर दी, मानसिंह को एक्सपीरियंस नहीं है। अकबर ने अपना ट्रम्प कार्ड यानी तुर्क का इक्का वो व्यक्ति भेजा। बच्चों ये भगवंत दास मानसिंह के पिता थे, भगवंत दास आमेर के राजा हुआ करते थे। भगवंत दास वो व्यक्ति था जिसने उस वक्त राजपुताने की बहुत सारी रियासतों को अकबर के अधीन लाने का कार्य किया था। ये अकबर का ट्रम्प कार्ड था, अगर राजपूतों के अगेंस्ट में किसी को चलाना है तो भगवंत दास को। और भगवंत दास को ऐसा बताते हैं राणा प्रताप सबसे ज्यादा डिसलाइक किया करते थे, यानी सबसे बुरा लगता था राणा प्रताप को भगवंत दास। भगवंत दास क्यों बुरा लगता? 1568 में यही भगवंत दास था जिसने उस चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर कभी नहीं जीतता, अकबर कभी भी उसको नहीं जीत पाता दुर्ग को। यही भगवंत दास थे जिनको पहाड़ों में लड़ने का अनुभव था, और इन्होंने अपनी सारा ज्ञान अकबर को उड़ेला था, जिसकी वजह से चित्तौड़ में या ये कह लीजिए मेवाड़ हारा। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं राणा प्रताप को ये बात ज्ञात थी, तो राणा प्रताप को लगता था कि यार इस व्यक्ति से तो बातचीत की नहीं जाएगी। हालांकि दिल पे पत्थर रखकर राणा प्रताप बात करने के लिए आते हैं, और राणा प्रताप भगवंत दास को ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं भाई, किसी जमाने में मेरे दादा यानी राणा सांगा के टाइम पे तुम लोग मेरे दादा के ध्वज के नीचे लड़े थे, तो एक काम करो आज तुम शक्तिशाली हो, हम तुम्हारे ध्वज के नीचे लड़ते हैं, बट चलो भाई अकबर के ऊपर हमला करते हैं। बट वही है, हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर भाई अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं होता, हर व्यक्ति स्वामी भक्त नहीं होता, हर व्यक्ति का अपना कोई आदर्श नहीं होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है भगवंत दास भी उन्हीं में से थे। 99% आज देश की आबादी ऐसी है, पहले भी ऐसी थी, भगवंत दास पीछे हट गए, उन्होंने मना कर दिया, देखो भाई अधीनता स्वीकार करनी हो तो बात करो, नहीं करनी है तो फिर छोड़ो। फाइनली अकबर ने टोडरमल अपना सबसे चतुर व्यक्ति जो था उसको भेजा। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री भी थे, अपने बही खाते लेकर गए, प्रताप को समझाने का प्रयास किया। एक्चुअल में ये प्रताप को समझाने का प्रयास इनमें से कोई नहीं कर रहा था, अकबर बैकेंड पे कुछ और चाहता था। अभी हम लोग जानेंगे कि अकबर को ये जरूरत क्या थी। भाई अकबर के पास तो बड़ी सेना थी, अकबर के पास सब कुछ था, तो अकबर डायरेक्टली जाके अटैक क्यों नहीं कर देता था? ये अकबर इतना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बंदा, क्या वास्तविकता में अकबर शांति चाहता था, या क्या वास्तविकता में अकबर डर रहा था यहाँ पर अटैक करने से? वो सारी बातें अभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वो हम लोग अभी जानेंगे। हालांकि यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आता है कि सर एक बात बताओ, राणा प्रताप इस दौरान क्या कर रहे थे? 72 में राजा बने थे, 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो इन 4 सालों में राणा प्रताप भी तो कुछ कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वो भी जानेंगे कि इन 4 साल के अंदर राणा प्रताप ने क्या किया, और राणा प्रताप ने इस धूत मंडल से बातचीत क्यों करनी जारी रखी, क्या ऐसा कारण था? तो आज हम लोग सिक्के के दोनों पहलू जानेंगे भाई। हाँ बिल्कुल तविषा बच्चे, बिल्कुल सही बात है, ये बात बोल दी थी उन्हें मान सिंह जी को क्लियरली। हालांकि बहुत बुरा लगा मान सिंह को, बट कोई ना, चलिए उसे क्या ही फर्क पड़ता था। आई होप भाई ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कैसे भाई यहाँ पर अकबर के द्वारा धूत मंडल भेजा गया था, और कैसे उस धूत मंडल को टैकल किया जाता है राणा प्रताप द्वारा। अब सुनिए भाई राणा प्रताप ने उस 4 वर्ष के अंतराल में क्या किया। सबसे पहले युद्ध से पूर्व हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था, माफ कर दीजिएगा 18-21 दोनों ही डेट लिखी रहती है, बट ये ठीक। देखिए राणा प्रताप ने क्या किया, जब बैकेंड पे ये सारी वार्ता चल रही थी तो राणा प्रताप ने उस जगह को देखना चालू किया। देखिए ऐसा नहीं है कि मेवाड़ का जो क्षेत्र है ना वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे खूब सारे सघन वन मिल जाएंगे आपको। तो राणा प्रताप चूंकि
भीलों के साथ बचपन गुजरा था उनका, चूंकि भाई उन्होंने सब कुछ अपना देखा था, अपना पूरे इलाके को स्कैन कर रखा था, यही कह लीजिए भाई घूमे थे, तो उनको मेवाड़ के टोपोग्राफी के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत बहुत अच्छी जानकारी थी। और इसीलिए कहीं ना कहीं मेवाड़ को इन 4 साल में, यानी कि राजा बनने के 4 साल में राणा प्रताप ने वो सारी इंपॉर्टेंट जगह जहां पे अपना वो धन रख सकते थे, जहां पे वो अपनी सेना छिपा सकते थे, जहां पे वो अपना रसद रख सकते थे और जहां पे वो युद्ध लड़ सकते थे, उन सारी चीजों को चिन्हित किया गया। उन सारी चीजों को एक एक करके भाई उनके द्वारा मार्क किया गया कि भाई अब इसका प्रयोग इसलिए किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। मेवाड़ का जो शाही खजाना था, ऐसा बताते हैं कि कुछ तो उस चित्तौड़ के तीसरे साके से पहले निकाल लिया गया था और बचा कुचा जो था वो इस ये दौरान, ये जब राणा प्रताप राजा बनते हैं उस दौरान भाई यहाँ पर इन गुफाओं के अंदर छुपाया गया था। और इन गुफाओं का इतना जबरदस्त नेटवर्क था कि आपस में इंटरकनेक्टेड थी, तो ना यहाँ पे पानी की पीने की कमी थी। दिलीप भैया शायद यार कुछ कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीरेंद्र भैया नमस्ते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई मेरी बात सुनिए, इसके अतिरिक्त ना तो वहां पानी की कमी, ना खाने की कमी, कुछ भी ऐसा कोई कमी नहीं थी। तो राणा प्रताप ने पहला तो हमने समझा कि इस 4 साल के अंदर में इनसे बातचीत करते रहे और बैकएंड पे क्या करते रहे, अपने पूरे राज्य को देखते रहे, उन जगहों को चिन्हित किया भाई जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था, उन पहाड़ी दर्रों को भी चिन्हित किया जहां से लड़ाई लड़ी जा सकती थी, जहां पे अपनी सेना रखी जा सकती थी और जहां पे अपना खजाना छुपाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, राणा प्रताप ने एक गठबंधन और तैयार किया। राणा प्रताप ने एक बड़ा जबरदस्त गठबंधन और तैयार किया और गठबंधन के लिए इन्होंने आसपास के राजा, चाहे राव चंद्रसेन हो, चाहे आपके सिरोही के राव सुरताड़ हो, चाहे आसपास के और अन्य राजा हो, उनको एक एक करके इकट्ठा किया और अकबर के खिलाफ एक ऐसी कन्फेडरेसी, एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जिसकी वजह से अकबर 1585 के बाद अगले 15 वर्ष तक, जब तक एटलीस्ट राणा प्रताप जीवित रहे तब तक तो एटलीस्ट डर के मारे हमला करेगा। यानी कि हमें ये बात समझ आ रही है कि उन 4 साल के अंदर राणा प्रताप और क्या कर रहे थे। इसके अलावा राणा प्रताप ने 3 चीजें रखी थी, चाकरी नहीं करूंगा, चौथ नहीं दूंगा और इसके अलावा कोई भी तुम्हारे साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा। और देखिए यही 3 शर्तें होती हैं जिनके आधार पर कोई भी राज्य किसी नए राज्य का अधिग्रहण करता। अब जब तीनों टैक्स ही नहीं दे रहे, ना आपके दरबार में आकर जी हजूरी कर रहे और ना वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे, तो फिर तो यार तो बड़ी मतलब अकबर के लिए डिफीट वाली बात थी। दूसरा, ये भीलों का एक प्रॉपर नेटवर्क तैयार किया, जासूसी, इतना अच्छा नेटवर्क था बच्चों ये कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, मैं अभी बताऊंगा आपको, मान सिंह के एक एक मूव का, मान सिंह कहाँ खा रहा है, मान सिंह कहाँ जा रहा है, मान सिंह किससे मिल रहा है, मान सिंह के पास सैनिक कौन से हैं, मान सिंह के पास सैनिकों के पास हथियार कौन से हैं, कितनी रिजर्व आर्मी है, अकबर की कितनी टुकड़ी है, वो सब के बारे में पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन राणा प्रताप के पास थी। और उसका एक प्रॉपर नेटवर्क इन 4 सालों में राणा प्रताप ने बनाया और मेवाड़ के अंदर रिक्रूट भी किया था। तो आप समझ में आई होगी बात कि इन 4 सालों में, यानी कि 72 में राजा बनने से लेकर 76 में हल्दी घाटी के युद्ध तक, राणा प्रताप ने जगह देखी, जगहों को चिन्हित किया, अपने बंदे नए रिक्रूट किए, अपनी नई स्पाई नेटवर्क यानी कि जासूसी नेटवर्क बनाया, इसके साथ बातचीत करते रहे जिससे कि ये पता लगता रहे कि एक्चुअल में ये लोग सोच क्या रहे हैं। इसके अलावा राणा प्रताप ने एक नेतृत्व भी तैयार किया। और सुनिए, इतना ही नहीं, आप अपने वामपंथी इतिहासकारों का प्रपंच सुनिएगा कि वो जब भी कभी राणा प्रताप को मेंशन करते हैं तो वो राणा प्रताप को एक योद्धा के तौर पे मेंशन कर देते हैं, जबकि राणा प्रताप बच्चों एक योद्धा से बेटर, एक योद्धा तो थे ही, एक बहुत कुशल रणनीतिकार थे। राणा प्रताप जो थे वो सबसे अच्छे नेतृत्वकर्ता थे। राणा प्रताप एक बहुत जबरदस्त संगठनकर्ता भी थे और इसके अलावा राणा प्रताप बहुत तगड़े दूरदर्शी भी थे। वो ये जानते थे कि मेरे